हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। वार रविवार 24 मार्च, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। रूस की राजधानी मॉस्को के कंसर्ट हॉल में अंधाधुंध गोलीबारी, 115 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 पूर्व विधायक शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इनके साथ 3 पूर्व निर्दलीय विधायकों आशीष शर्मा, KL ठाकुर और होशियार सिंह ने भी बीजेपी का दामन थामा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई। कथित है शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए ईडी की हिरासत से दिल्ली के लोगों के लिए संदेश जारी किया है। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्र समिति के नेता के कविता को 3 और दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद बीजेपी गुजरात के 2 प्रत्याशियों ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। ओडिशा में बीजेपी लोकसभा सभी 21 और विधानसभा की 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। देश और दुनिया के इतिहास में यूं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 24 मार्च की तारीख के नाम दर्ज हैं, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक को लेकर यह दिन खास है। आज ही के दिन बैक्टीरिया की पहचान हुई थी। दुनिया भर में 24 मार्च को वर्ल्ड तपेदिक डे के रूप में मनाया जाता है। अरविंद केजरीवाल पर जर्मनी की टिप्पणी से भारत नाराज, यूं दिया जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब में नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर भेजा। हालांकि ईडी ने अपनी तरफ से 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार की सुबह नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एंजविलर को तलब किया। भारत ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर के रूप में देखते हैं। बयान के अनुसार भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जैसा कि भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों के सभी कानून मामलों में होता है, वैसा ही इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। इस संबंध में बनाई गई सभी पक्षतापूर्ण धारणाएं बहुत अनुचित हैं। जर्मनी के खिलाफ चांसलर ओलाफ स्ट्रोट इमेज कैप्शन। जर्मनी के चांसलर ओलाफ जर्मनी ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा था कि भारत के लोकतांत्रिक देश होने के नाते उन्हें उम्मीद है कि केजरीवाल को निष्पक्ष और तटस्थ सुनवाई का मौका मिलेगा। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया था कि चुनाव से पहले भारत में विपक्ष में एक बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वे कैसे देखते हैं। इसके जवाब में प्रवक्ता ने कहा, हमने इस मामले की जानकारी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। इसमें यह भी है कि वह बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों का इस्तेमाल कर सके। प्रवक्ता ने कहा कि कानून केंद्र में यह है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है और यही बात उन पर भी लागू होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी का कहना है कि जर्मनी की तरफ से आए बयान में कुछ भी गलत नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके जर्मनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है, जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने
प्राकृतिक न्याय और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को सरलता से दोहराया है। यह बात सभी लोकतांत्रिक देश दशकों से कहते आ रहे हैं। भारद्वाज ने लिखा है, बीजेपी से लेकर इतनी संवेदनशील क्यों है। वहीं भारत के पूर्व विदेश मंत्री सचिव कंवल सिब्बल ने जर्मनी की तरफ से आई इस टिप्पणी को भारत के आंतरिक मामलों में दखल बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है, हमारे आंतरिक मामलों में अहंकार से भरा हस्तक्षेप जर्मनी को चेताया जाना चाहिए, जिसे हमारे न्यायिक मानकों और स्वतंत्रता पर संदेह है। जो सवाल करते हैं कि क्या केजरीवाल के मामले में लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होंगे, यह पहली बार नहीं है। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर की सुर्खियां बनी, आइए बताते हैं दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। देखते रहिए पीपीटी न्यूज पर। 2022 में जर्मनी पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जर्मनी के दौरे पर गए थे। उन्होंने अपनी समकक्ष एनालिना बेयरबॉक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बयान देते हुए तब जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था। जब जर्मनी की तत्कालीन विदेश मंत्री एनालिना थी जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा था, मेरी अपील सिर्फ यूरोप स्थिति को लेकर नहीं, जहां पर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे क्षेत्रों को भी देखें जहां पर तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। मैं कह सकती हूं कि बिल्कुल कश्मीर की स्थिति के संबंध में जर्मनी की भूमिका और जिम्मेदारी है। हालांकि हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र से बातचीत का समर्थन करते हैं। इससे पहले जुलाई 2022 में जर्मनी के विदेश मंत्रालय ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर बयान देते हुए भारत के लोकतंत्र पर तंज किया था। एक सवाल के जवाब में तब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था, भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। ऐसे में उससे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी की उम्मीद की जा सकती है। प्रेस को जरूरी स्पेस दिया जाना चाहिए। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी को हम समर्थन करते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी काफ़ी अहमियत है और यह भारत में लागू होता है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। पत्रकारिता पर पाबंदी चिंता का विषय है। पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। सुनीता केजरीवाल को हेमंत सोरेन की पत्नी ने किया फोन, क्या हुई बात वो भी हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। कल्पना सोरेन, जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सांत्वना दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में कल्पना सोरेन ने अपने पति हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इन गिरफ्तारियों के बावजूद इंडिया झुकेगा नहीं। उन्होंने लिखा है, अभी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से बात कर उन्हें साहस देने का प्रयास किया है। एक साथी के रूप में उनकी परेशानियों को समझ सकती हूँ। लोकप्रिय निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी और वह भी जब देश में आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई है, यह एक लोकतांत्रिक देश के लिए सामान्य घटना नहीं। कल्पना सोरेन ने लिखा है कि संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड केजरीवाल के साथ खड़ा है। गुजरात बीजेपी के 2 उम्मीदवारों का चुनाव लड़ने से इनकार, कांग्रेस ने किया ये दावा। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद बीजेपी गुजरात के 2 प्रत्याशियों ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। इनमें से एक बड़ोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट है। भट्ट ने टिकट मिलने के बावजूद शनिवार को लोकसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। उनके अलावा साबरकांठा सीट के टिकट पाने वाली भीकाजी ठाकुर को निजी कारणों का हवाला देते हुए चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने पत्रकारों से कहा कि सुबह मैंने मेरे भगवान की पूजा की, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे नहीं लड़ना है तो मैंने मन बना लिया और मैं सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है।
पत्रकारों ने जब पूछा कि अचानक ऐसा क्या हो गया तो उन्होंने कहा, मैं न तो ज्योतिबेन पंड्या के बयान से ही कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की पोस्टबाजी से यह फैसला ले रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 2-4 लोग मेरे वडोदरा को बदनाम कर रहे हैं तो क्यों न मैं चुनाव न लड़ूं। वहीं साबरकांठा सीट के टिकट पाने में भिकाजी ठाकुर ने कहा कि वे निजी कारणों से यह चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इन दोनों उम्मीदवारों के चुनाव न लड़ने के ऐलान पर कांग्रेस नेता डॉक्टर मनीष दोशी ने दावा किया कि बीजेपी में असंतोष की लहर है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पुराने नेताओं का अपमान किया गया है, उनके सांसद विकास के लिए काम नहीं करते, इसलिए सवाल ये है कि गुजरात और गुजराती को क्या मिला। मास्को हमला। चश्मदीदों ने बताया कि हमलावर भीड़ में मशीन गन से गोलियां चला रहे थे। शुक्रवार शाम को बंदूकधारी रूप में मास्को के कॉकरोच सिटी हॉल में घुस गए और उन्होंने मशीन गनों से गोलीबारी शुरू कर दी। म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए यह हॉल मास्को के सबसे बड़ी जगहों में से एक है, जहां एक बार में करीब 6000 लोग शामिल हो सकते हैं। शाम को हॉल में हजारों लोग थे जो पिकनिक ग्रुप के कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने आए थे। कॉन्सर्ट की सभी टिकटें बिक चुकी थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। उन लोगों से बातचीत देखा और वहां से भागने में कामयाब भी रहे। कॉकरोच हॉल में कॉन्सर्ट रात को 8 बजे शुरू होना था, लेकिन कुछ ही मिनट पहले बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस वक्त तक ज़्यादातर दर्शक हॉल में अपनी जगह ले चुके थे। मास्को की रहने वाली सोफियो ने अपने पति के साथ कॉन्सर्ट के लिए आई थी। हम वीआईपी एरिया की छठी लाइन में बैठे थे। कुछ संगीत बज रहा था और स्क्रीन आगे आने वाले कार्यक्रम के पोस्टर दिखाई जा रहे थे। दूसरी घंटी बजी और हॉल में आधे से ज़्यादा भर गया। गोलीबारी के समय हॉल में मौजूद फोटोग्राफर डेव प्रीमो बताते हैं कि वह ऊपर से बालकनी में थे और कॉन्सर्ट शुरू होने में 10 मिनट बाकी थे। बहुत सारे लोग पहले ही आ चुके थे। इस वक्त तक हॉल करीब 70% तक भरा हुआ था। इसी तरह युवा भी उन लोगों में से एक है जो हमले के वक्त कॉकरोच सिटी हॉल में थी। वे डांस ग्रुप की सहायक है जिन्हें रात 8 बजे मंच पर जाना था। ईवा बताती है कि बाहर जाने के 5 मिनट पहले मंच के पीछे जाने की तैयारी करने लगे। मैं मंच के पीछे ड्रेसिंग रूम में थी। जो लोग पहले से ही हॉल में मौजूद थे वे यह नहीं देख पाए कि कैसे अज्ञात बंदूकधारियों ने एंट्री ली और गोलीबारी शुरू कर दी। लोगों को पहले तो यह समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। सोफियो बताती हैं कि हमें समझ ही नहीं आया कि गोलियां चल रही हैं। हमें लगा कि किसी तरह पटाखे छोड़े जा रहे हैं। ये आवाज़ें रुक नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं कुछ पटाखे वगैरह है। फिर मैंने हॉल के एक बार अपनी नज़र घुमाई, फिर देखा और आखिर में तीसरी बार मुझे समझ आया कि हॉल में चारों तरफ लोग अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। ऐसा ही कुछ फोटोग्राफर डेव पिर्नोव बताते हैं। हमें आवाज़ सुनाई दी, हमें लगा कि पटाखे हैं। मेरा दोस्त भी उस वक्त हॉल में मेरे साथ था। उसने भी आवाज़ों को शुरू में पटाखों की आवाज़ की तरह ही लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में हमने देखा कि नीचे मंच के पास लोग एक लाइन में चल रहे हैं। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था। ईवा बताती हैं कि मैं सिनेमा में काम करती हूँ, इसलिए मुझे गोलियों के डर नहीं लगता। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे। हमने देखा कि लोगों की भीड़ भाग रही है। हमने शोर सुना और हम लोगों ने अपनी जैकेट उठाई और भीड़ के साथ सड़क की तरफ भागने लगे। सोफी को बताती है कि जब हमला हुआ तो उसके पति ने सबसे पहले उन्हें उठाया और कहा, भागो, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। वे बताती हैं, हम भागे नहीं, हम शांति से पहले मंच के पीछे गए और फिर सर्विस गलियारे की मदद से सड़क पर पहुंचे। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा कि कोई पागल गोली चला रहा है। उनके मुताबिक कॉकरोच सिटी हॉल के सुरक्षा कर्मचारियों ने अनाउंसमेंट को सभी लोगों के मंच की तरफ जाएं। वे बताती हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ भागे, लेकिन ये वो भीड़ थी जो अब तक घबराई नहीं थी। मंच के पीछे गलियारे में मैंने अपने पति का इंतजार किया, जिसके बाद हम सड़क पर खड़ी अपनी कार की तरफ भागने लगे।
देव प्रियोवो कहते हैं वे हाल ही में एंट्री हेड से मंच की तरफ बढ़े और लोगों को हाल के केंद्र में ले आए। उन्होंने बताया कि हर किसी ने फर्श पर लेटना शुरू कर दिया। हम गलियारे में एक दूसरे के ऊपर लेटने लगे। हमने भीड़ को आगे बढ़ने के लिए निर्देश देना शुरू किया। इसी वक्त हमें यह भी लग रहा था कि हमलावर किसी भी दरवाजे में मशीन गन लेकर हमारे पास आ सकते हैं। ऐसे में हमें अपने ऊपर की तरफ नज़दीक एग्जिट गेट तक पहुंचने की कोशिश की। रेंगते रेंगते हम लोग हाल की बाहर आए। देव का कहना है कि जिस तरह से गोलियों की आवाज़ आ रही थी, भीड़ ने उसके उलट जाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि वे कॉर्कस मॉल में टेक्निकल हिस्से की तरफ भागे जो बालकनी की तरफ था। लोग घबरा रहे थे, कुछ लोग रो भी रहे थे, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे थे, कुछ लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे जो बंद पड़ी थी। मोटे तौर पर हम सब एक बड़े अंधेरे कमरे में थे। हालांकि कुछ चश्मदीदों ने सुरक्षा कर्मचारियों के बारे में भी बाकी है जिन्होंने तुरंत लोगों को हाल से ही बाहर निकालने के लिए सभी रास्ते खोल दिए थे। देव प्रिवो कहते हैं कि कॉकरोच हॉल के सामने के हिस्से से गुजरते हुए मैंने देखा कि लोग भाग रहे थे और खिड़कियों में हाथ मार रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे निकला जाए। इसकी वजह यह भी थी कि सभी अन्य दरवाजे बंद थे। जब देव बाहर निकले तो कॉकरोच हॉल में आग लगी थी। वे कहते हैं हम बाहर आए तो हॉल में आग पहले से ही लग चुकी थी। हमें धुएं और जलने की गंध आ रही थी। वहीं सोफी को उनके पति सड़क पर खड़ी अपनी कार की तरफ भागे। वे बताती हैं हमें समझ नहीं आया कि कोई कहीं पर गोलीबारी कर रहा है और यह भी कि वे कई लोग हैं। हमने जल्दी से हाल को छोड़ दिया और जीवो पिछनी ब्रिज पहुंचकर हमने इस बारे में पहली खबर देखी और अपने माँ को फ़ोन किया। ईवा और उनके साथ काम करने वाले शॉपिंग सेंटर से पाउसिन की ब्रिज की तरफ भागे। वे कहती हैं जब मैं पुल के ऊपर थी तो इमारत में आग लग गई थी। जो लोग पुल तक जाने में कामयाब रहे उन्होंने बाद में धमाके की बात भी कही, लेकिन मुझे नहीं पता कि आग का असली कारण क्या था। स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे स्थानीय प्रशासन को कॉकरोच हॉल में आग लगने की जानकारी मिली। स्थानीय निवासी एकाटेरिना ने भी बताया कि मैं कॉकरोच में 1 किलोमीटर दूर रहती हूँ। हेलीकॉप्टर लगातार मास्को की नदी की तरफ जा रहे थे। वहाँ से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्सी बदला हुआ नाम कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक्शन फिल्म का हिस्सा हूँ। खिड़की के बाहर सायरन की आवाज़ें, उड़ते हेलीकॉप्टर और कभी कभी विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। चुनाव आयोग की आज़ादी पर क्या बोले SY कुरैशी? जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार हर दिन बीतने के साथ तेज होता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। ऐसे में सबकी निगाह चुनाव आयोग पर टिकी है। क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एम्पायर की भूमिका निभा रहा है? तुम्हारे पापा मेरी शिकायत करने लगे। कक्षा 2 के छात्र से महिला टीचर ने गंदी हरकत, रोते हुए घर पहुंचा बच्चा। महाराष्ट्र के बुलडाना में कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र के साथ महिला टीचर ने गंदी हरकत कर दी। इसके बाद बच्चा रोते हुए घर पहुंचा और पूरी बात अपने पिता को बताई। पिता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के बुलडाना में कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चे के साथ स्कूल की मुख्य अध्यापिका ने गलत हरकत की। जब बच्चे ने इस बारे में अपने परिजनों को बताया तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और जानकारी के अनुसार यह मामला शेगांव का तहसील जिला परिषद मराठी स्कूल का है। कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा रोते हुए अपने घर पहुंचा। उसके पिता को बताया कि स्कूल में वह खेल रहा था। तभी मुख्य अध्यापिका ने उसे बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिता मेरी शिकायत करने वाले हैं और इसी के साथ बच्चों को गंदी हरकत कर दी। अश्लील फोटो भी खींचा। इस मामले में बच्चे के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। बच्चे पिता के मासूम के द्वारा बताई गई पूरी घटना को लेकर केस दर्ज करवाया और साथ ही आरोप लगाया कि 2 दिन पहले मुख्य अध्यापिका ने स्कूल में पोषण आहार में केले बांटे थे जो काले पड़ गए थे। इसके बारे में बच्चे ने घर पर आकर पिता को बताया था। काले हो चुके केले बांटने को लेकर क्या था मामला?
पीड़ित बच्चे के पिता ने स्कूल की मुख्य अध्यापिका से पूछा था कि बच्चों को काले हो चुके केले क्यों बांटे गए। इस बात पर मुख्य अध्यापिका बहस करने लगी थी। पीड़ित बच्चे के पिता ने कहा कि मेरे बेटे मुझे रोते हुए बताया कि टीचर ने बुलाकर कहा कि पिता कल को मेरी शिकायत क्यों की। इसके बाद संवेदनशील अंग पकड़कर खींच दिया। बच्चे के पिता ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जाए। हरियाणा में अगले 4 दिनों में भारी बारिश अलर्ट जारी। इस शहर में सबसे अधिक गर्मी की उम्मीद। हरियाणा में ठंड लगभग जा चुकी है, लेकिन फिर से मौसम बदल रहा है। कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई इलाकों में बादल छाएंगे और हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 27 मार्च से फिर 2 दिन हल्की बारिश की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा। प्रदेश में अधिकतम तापमान 6 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 37 डिग्री हुआ। शुक्रवार दिन साल का अब तक का सबसे गर्म दिन था। दिन साथ ही रात के में भी 7 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 19 डिग्री पारा चला गया था। महेंद्रगढ़ के नारनौल में सबसे ज़्यादा 37 डिग्री तापमान रहा। यहाँ सामान्य डिग्री से 4.4 डिग्री तापमान ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। मेवात में पारा 33.3 डिग्री, हिसार में 33.7 डिग्री हुआ, सिरसा में 19.6 डिग्री। अन्य 20 जिलों में भी तापमान ठीक रहा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचर ने कहा कि सुबह में 25 मार्च तक मौसम के बदलाव रहने की संभावना बनी रही है। बदलाव एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंशिक प्रभाव में दिखेगा। 24 मार्च को ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं। इसके साथ 1-2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी होने के आसार हैं, जिससे दिन का तापमान थोड़ा हल्का रहने, रात्रि के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में हवाएं चलने की भी संभावना बनी है। हरियाणा के पलवल में महिला की संदिग्ध हालातों में मौत होने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर घरेलू कलह दहेज के चलते जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप लगाए हैं। हथीन थाना पुलिस के युवती के पिता की शिकायत पर पति सहित 5 लोगों के खिलाफ दहेज और हत्या का मामला दर्ज किया है। नूह के औथा गांव निवासी रमजान ने पुलिस को शिकायत में कहा कि उनकी बेटी तस्लीमा की शादी 2.5 साल पहले हथीन के गुरासकार गांव के निवासी स्किल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उनकी बेटी को ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर कई बार पंचायती भी हुई थी, लेकिन आरोपी हरकतों से बाज नहीं आए। स्किल अक्सर उनके काम की वजह से बाहर ही रहता था। महिला के पिता रमजान ने आरोप लगाया कि ससुराल में तस्लीम उनके ससुर पति को बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते तस्लीमा मायके में आई हुई थी। शुक्रवार को उसका दामाद शकील आया और तस्लीमा को अपने साथ ससुराल ले जाने के लिए कहा, जिस पर तस्लीमा के पिता ने कहा कि वहाँ पर विवाद चल रहा है और आज रोजा भी है, तो वह कल साथ में चले जाएंगे। लेकिन शकील ने कहा कि कोई विवाद नहीं है, आप उसे मेरे साथ भेज दो। इसके बाद तस्लीमा को लेकर शकील अपने गाँव गुराकसर आ गया। दिन के समय शकील ने उन्हें फ़ोन पर बताया कि उनका झगड़ा हो गया है, जिसके चलते तस्लीम ने जहर खा लिया और अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। शुक्रवार देर रात जब अस्पताल पहुंचे तो तस्लीमा की मौत हो चुकी थी। रमजान ने आरोप लगाया कि तस्लीमा को उसके पति शकील, ससुर दीनू, सास बसी, ननद शकीला और मुनफिदा जबरन जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। जांच अधिकारी एएसआई महेंद्र सिंह ने कहा कि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा। हरियाणा के इस गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग के चलते की हत्या। हरियाणा में हांसी के गांव भाटला के एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सन्नाटा पसर गया। उनके परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया गया है। पिछले दिनों पंचायत में इस मामले पर चर्चा भी हुई थी, जिसमें युवती के परिजनों ने हत्या करने की धमकी दी थी। युवक शुक्रवार की सुबह से लापता था। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार गांव के 19 वर्षीय सचिन का शव छोटे अड्डे के निकट युवक का शव सुबह पेड़ से लटका मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया।
सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए। बताया ये भी जा रहा है कि युवक का गांव ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक के ताऊ राजेंद्र ने बताया कि 15 दिन पहले लड़की को चिट्ठी देने को लेकर विवाद हुआ था। राजेंद्र ने बताया कि ग्रामीण लड़की के परिजनों के पास इकट्ठे होकर गए थे। उन्होंने बताया कि उनको लड़की के परिजनों ने धमकी दी थी कि तुम्हारे लड़के की हम हत्या करेंगे। राजेंद्र ने बताया कि उन्होंने युवती के परिजनों से माफ़ी मांगी थी मगर वह नहीं मान रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वह डर के मारे 10 दिनों से चुप रहा था। सचिन शुक्रवार को घर से लापता हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भतीजे की हत्या करके पेड़ से लटकाया गया है। राजेंद्र ने बताया कि सचिन के पिता कबाड़ चुगने का काम करता है और वह मंदबुद्धि है। मृतक सचिन एक छोटा भाई और बहन है। सचिन ने कुछ दिन पूर्व 10वीं की कक्षा का एग्जाम भी दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अहम और मुख्य खबरें।